देखो बच्चों, आज मैं शुरू करा रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसको ना कॉस्ट बुक कीपिंग भी कहते हैं। बुक कीपिंग का मतलब आप जानते हैं, 11th में हमने जो अकाउंट्स पढ़ा था वो बुक कीपिंग ही पहले पढ़ते हैं हम, जो जर्नल कराते हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो वही चीज हमने यहाँ पर सीखनी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की, कॉस्ट में बुक कीपिंग कैसे होती है। पहले मैं बच्चों आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ने के लिए, या मैं इसको कॉस्ट बुक कीपिंग कहूं, तो यहाँ पर बुक्स दो तरह से मेंटेन होती है कि जब कॉस्ट अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होते और जब इंटीग्रेटेड होते हैं। तो पहले व्हेन कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब होता है बच्चों, या नॉन इंटीग्रेटेड, जो इंटीग्रेटेड नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंट के साथ मतलब अलग बना रखे हैं, इकट्ठे नहीं बने हुए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। देयर इज ए नीड ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती बार बिल्कुल डिफरेंट चीजों को, मतलब एक तरह से आप यूं समझो कि खर्चे जो होते हैं हमारे, उनको चार्ज करने का तरीका कॉस्ट अकाउंटिंग में आप खर्चे एब्जॉर्ब करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल वाले लिखते हैं। तो क्योंकि दोनों बुक्स अलग अलग मेंटेन हो रही हैं, तो उस केस में हम लोगों को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की जरूरत होती है। देयर इज ए नीड ऑफ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो जो हम अभी पढ़ेंगे वो पहले नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करूं तो जब वो सेपरेटली मेंटेन नहीं होते, इकट्ठे मेंटेन होते हैं, व्हेन कॉस्ट अकाउंट्स आर इंटीग्रेटेड, इकट्ठे होते हैं विद फाइनेंशियल अकाउंट्स, आप यूं कह सकते हो नोट मेंटेन सेपरेटली, अलग से नहीं बना रहे। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, there is no need of reconciliation statement। आपको किसकी जरूरत नहीं होती? रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्योंकि एक ही जो बन रहे हैं वो अकाउंट्स। तो पहले हम नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हैं बच्चों, फिर इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे। तो नॉन इंटीग्रेटेड शुरू कराने से पहले एक बात अच्छे से आपको समझाना चाहता हूं। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कॉस्ट बुक्स आर मेंटेन सेपरेटली। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, इट मींस कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन सेपरेटली। तो बच्चों, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स है, उसको बनाने का पता है क्या पर्पस होता है? टू नो द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, टू नो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आप बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, इसलिए आप फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। और जो कॉस्ट अकाउंट्स है बच्चों, इसका पर्पस क्या है? आप कहेंगे कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। तो क्या डेटर से कितने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर के कितने पैसे देने हैं, बिल्डिंग कितने की है, ये क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होगा? आप कहोगे नहीं, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगी। तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग को सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या हमें डेटर का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं। क्रेडिटर का अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं। बिल्डिंग, तो आप कहोगे फिर अगर डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई नहीं होगा तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच कैसे होगा, पता कैसे लगेगा कि एक्यूरेसी है? तो उसके लिए बच्चों सेल्फ बैलेंसिंग होती है। मैं आपको बताता हूं। 4 मेन लेजर्स, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, क्योंकि इनके आपके पास बैलेंस होंगे और वो बैलेंस आपका कॉस्ट अकाउंट ही बताएगा। फिनिश गुड्स लेजर। लेकिन आप कहोगे कि अगर बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर मैच डबल एंट्री सिस्टम कैसे कामयाब होगा? जैसे
अगर हमने मटेरियल परचेज किया है, कैश गया है, तो लिखना तो बनता है, तो उसकी सेल्फ बैलेंसिंग के लिए एक बनेगा जर्नल लेजर। ये सेल्फ बैलेंसिंग का काम करेगा। जहां आपको कैश को क्रेडिट करना है उसकी जगह जर्नल लेजर क्रेडिट होगा, जहां आपको डेटर को डेबिट करना है उसकी जगह जर्नल लेजर डेबिट होगा। मतलब हर उस जगह पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, कैश, क्रेडिटर, डेटर, बिल्डिंग, इनसे रिलेटेड है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का काम नहीं है ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी बताना, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताना। इसका काम तो कॉस्ट का पता लगाना और कॉस्ट को कंट्रोल करना है। उसके लिए यहाँ कॉस्ट बुक कीपिंग हो रही है। अकाउंट्स कैसे काम करते हैं समझ आएंगे, लेकिन अभी के लिए पहले ये समझो कि वो कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में। स्टोर लेजर हम ना इनके साथ कंट्रोल अकाउंट्स लिखते हैं, क्योंकि मेन पर्पस आप समझ ही रहे हो कंट्रोल का है, लेकिन वैसे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट भी लिख सकते हो, नहीं तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते हैं इसका। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, नाम के साथ कंट्रोल या एडजस्टमेंट लिखने से, उससे उसकी कोई अकाउंटिंग में अंतर नहीं आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बच्चों यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? बच्चा कहता है कि अब सब इसमें जर्नल होंगे कैसे, तो वही आपको सिखाना है किस वे में होंगी। तो अभी आप पहले कंसंट्रेट करो स्टोर लेजर। बच्चों स्टोर लेजर यूज होता है रॉ मटेरियल के लिए। अब रॉ मटेरियल के लिए किस तरह से यूज होता है वो समझना आप। तो मैं आपको एंट्रीज रिलेटेड टू स्टोर लेजर बता रहा हूं। मैं स्टोर लेजर की जगह मटेरियल से रिलेटेड एंट्री भी कह सकता हूं। मटेरियल, देखो सबसे पहले बच्चों अगर हम मटेरियल खरीदते हैं, स्टोर लेजर डेबिट होगी जब जब मटेरियल आएगा, मतलब हमारे पास, और स्टोर लेजर क्रेडिट होगी जब जब मटेरियल जाएगा आपके स्टोर में से। तो सबसे पहले मटेरियल परचेज्ड, अगर आपने मटेरियल खरीदा है, कोई पूछे क्या एंट्री होगी तो ध्यान देना, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड नंबर पे बच्चों अगर हम बात करें तो मटेरियल हमने इशू कर दिया, तो यहां क्वेश्चन आता है कि मटेरियल कहां इशू हुआ है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है, मतलब जो प्रोडक्शन के लिए इशू हुआ है, तो आपने अभी ना समझना है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको सारी बातें बच्चों समझ आ जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर में ना अभी हम लेजर बनाना सीखेंगे। तो उस लेजर में आपको सारी बात समझ आती है कि कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, किस अकॉर्डिंग। तो आपने ये समझना है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बनाते हैं, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट वेजेस हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इवन फैक्ट्री तक के खर्चे कहाँ ट्रांसफर होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। इसमें एक तरह से प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड खर्चे लिख रहे हैं। जो यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी वो वर्क इन प्रोग्रेस से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, कॉस्ट फिनिश गुड्स में, और जो सेमी फिनिश्ड रहेंगी उसका बैलेंस रह जाएगा। तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, आपसे कोई पूछे कहाँ चार्ज होगा, तो आप कहोगे उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस लेजर डेबिट होगी। वर्क इन प्रोग्रेस लेजर में सारे फैक्ट्री तक के खर्चे आते हैं। तो एक बार सबसे पहले वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो भी डायरेक्ट खर्चा होगा ना उसके लिए बच्चों यही डेबिट होगी टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इनके नाम मटेरियल लेजर भी लिख देते हैं ये लोग, बिना कहे जो नॉर्मल नेम है वो लिख रहा हूं मैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरह से बच्चों अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है तो क्वेश्चन आता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ के लिए गया है, फैक्ट्री के लिए। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है जो सीधा प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज ना हो, पर यूनिट आइडेंटिफाई ना हो, उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। अब इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ गया है, जैसे मान लो डीजल आया था मशीन के लिए, जनरेटर चलाने के लिए, तो अब वो सीधा प्रोडक्शन में थोड़ा यूज हो रहा है, फिनिश गुड्स का पार्ट थोड़ा बन रहा है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब अगर मान लो वो मशीन के लिए गया है तो आप कहते हो कि वो तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा। और अगर वो ऑफिस में गया है जनरेटर के लिए
तो वो उस केस में ऑफिस ओवरहेड का पार्ट बनेगा। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं लाइन रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स, क्योंकि हम सारे ओवरहेड के अलग से अकाउंट बनाएंगे, कंट्रोल अकाउंट। तो आप कहेंगे वो शुरू में 4 अकाउंट जो बनाए थे उसमें इनका नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इनके लेजर की तरह इनको ट्रीट नहीं करते, मतलब अकाउंट है तो लेजर के अंदर ही है, लेकिन इनके बैलेंस नहीं होते। जितना आपका ओवरहेड इनकर्ड होगा साथ के साथ एब्सॉर्ब हो जाएगा, जबकि वो जो ऊपर मैंने लिखे हैं उनके पीरियड एंड में बैलेंस बचेंगे। इनके बैलेंस जनरली नहीं बचते। इनका बैलेंस तो तब बचेगा जब अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन होगा और आपकी पॉलिसी होगी कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, नहीं तो इनके कभी बैलेंस ही नहीं होगा, इसलिए इनके साथ लेजर वर्ड यूज नहीं करते। तो ओवरहेड जब इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड होगा, तो अगर वो फैक्ट्री में इशू हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस के लिए गया है तो ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कई बार क्या होता है कि मटेरियल ना वापसी आ जाता है या फिर हम वापसी कर देते हैं। अगर मटेरियल रिटर्न हम कर रहे हैं सप्लायर को, तो सप्लायर से खरीदने की एंट्री क्या की है? ऊपर स्टोर लेजर कंट्रोल टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बाहर के किसी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा, उनकी जगह जर्नल लेजर वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर वो रिसीवर है सप्लायर, क्योंकि आप उसको वापसी कर रहे हो और आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है स्टोर से, तो स्टोर लेजर क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अभी आगे देखो बच्चों, अगर मटेरियल रिटर्न कर देते हैं टू स्टोर्स फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब मैं मान रहा हूं एक बार डायरेक्ट मटेरियल वापस आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया था तो क्या एंट्री की थी? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो बच्चों रिवर्स एंट्री हो जाएगी। मटेरियल वापस आ रहा है, आप कहोगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे एंट्रीज रिलेटेड टू वेजिस। वेजिस से रिलेटेड एंट्री। तो अगर मैं वेजिस से रिलेटेड एंट्री की बात करूं तो वेजिस में ना बच्चों दो चीजें मिलेंगी, एक तो वेजिस इनकर्ड और दूसरा वेजिस एब्जॉर्ब। तो पहले इनकर्ड करने की, अगर आपसे मैं नॉर्मली वेजिस की एंट्री पूछूं ना कि क्या होती है, तो आप कहोगे वेजिस। वेजिस की एंट्री होगी हमारी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैंने यहाँ बोला कि वेजिस तो आप ठीक है, खर्चा है आप उसको डेबिट कर रहे हो, मैंने कहा लेकिन कैश का अकाउंट तो ओपन ही नहीं करना। और यहाँ पर ना हर एक अकाउंट के साथ में कंट्रोल वर्ड यूज करते हैं, वैसे उसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो। तो नॉमिनल अकाउंट है वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और क्योंकि आप कोई कैश बैंक इनके अकाउंट बनाएंगे नहीं, तो उनकी जगह क्या लिख देंगे? जर्नल लेजर। बच्चों आप कोई कैश आउटस्टैंडिंग वेजेस इनका किसी का अकाउंट ओपन नहीं करते, इन सब के लिए क्या ना है? जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई भी खर्चा इनकर्ड करने की, अभी सारों का लिखेंगे, उस खर्चे को तो करेंगे डेबिट कंट्रोल अकाउंट लिखकर, और क्रेडिट कौन होगा? जर्नल लेजर। और अगर अब यही वेजेस एब्जॉर्ब कर दी जाए, एब्जॉर्ब करने का मतलब आप चार्ज करना कह सकते हो। तो उसमें दो सिचुएशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। बच्चों डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है कि जो सीधा प्रोडक्शन पे चार्ज हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे भी डायरेक्ट मटेरियल का किया था ना, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। और अगर आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट वेजेस हो, तो फिर बताओ ना कि वो लेबर ने इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो कहाँ चार्ज करनी है? फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग में, तो कहाँ? तो इनडायरेक्ट वेजेस के लिए बच्चों हमारी एंट्री होगी रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। रिस्पेक्टिव का मतलब फैक्ट्री में यूज हुई है तो फैक्ट्री ओवरहेड, बिना कहे तो इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर दोनों फैक्ट्री में चार्ज करेंगे। रिस्पेक्टिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अब इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे होती है एंट्रीज रिलेटेड टू ओवरहेड। एंट्रीज रिलेटिंग टू
ओवरहेड्स, ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रीज। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो ओवरहेड्स इनकर्ड, जो ओवरहेड आपके इनकर्ड हुए हैं, जो आपने पे किए हैं, तो उसकी एंट्री समझना क्या होगी। एक सिंपली बात समझना बच्चों, ओवरहेड कोई भी हो, खर्चा जब भी आप कोई भी पे करेंगे तो उस खर्चे ने डेबिट होना है। फैक्ट्री का ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ऑफिस का है तो ऑफिस ओवरहेड, तो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब आपने पे किया है तो क्रेडिट कौन होगा, आप कहोगे जनरल लेजर, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसके बाद है ओवरहेड एब्जॉर्ब, आपने ओवरहेड एब्जॉर्ब भी तो करने हैं, क्योंकि इनकर्ड किए हैं तो एब्जॉर्ब भी होंगे। ओवरहेड में ना 3 तरह के ओवरहेड होते हैं। पहले फैक्ट्री ओवरहेड, मेरे से कोई पूछे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करने की एंट्री, तो मैं कहूंगा देखो, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं ना वो वर्क इन प्रोग्रेस में एब्जॉर्ब होते हैं। बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस में पता है कहां तक की कॉस्ट आएगी, आपकी फैक्ट्री तक की। ऑफिस के ओवरहेड फिनिश गुड्स में जाएंगे, और सेलिंग के ओवरहेड एक कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाएंगे, उसकी लेजर नहीं होती। लेजर इन द सेंस, यहाँ लेजर वर्ड उनको लिखते हैं हम लोग जिनके बैलेंसेस होते हैं नॉर्मली। 4 मीन्स लेजर आर देयर, तो उसके साथ हम लेजर वर्ड नहीं लिखते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में वो यूनिट जो बिक रही है उनकी कॉस्ट को फिनिश गुड्स से ट्रांसफर करते हैं, और सेलिंग के खर्चे उसी पे चार्ज होते हैं। तो एक बार मैं लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शन नहीं कह रखा, फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स दोनों के पास बीच में प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं, इसलिए इसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाला जाता है। ये माना जाता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इनकर्ड करने की आपने ऊपर एंट्री कर दी, मान लो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर, तो यहाँ टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री हो गई हमारी। आगे ऑफिस ओवरहेड, अगर हम ऑफिस ओवरहेड की बात करें तो ऑफिस ओवरहेड का मतलब होता है कि ये बिना कहे, हालांकि कई बार लिख रखा होगा चार्ज टू सेल तो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर करेंगे, चार्ज टू प्रोडक्शन तो इनको वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज करेंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं कह रखा तो ऑफिस ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, हमारे फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो फिनिश गुड्स लेजर मतलब हम इसको कुल मिलाकर वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपके पास स्टॉक बचा है उसमें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, वहां सिर्फ फैक्ट्री तक की कॉस्ट होती है जब तक ऑफिस ओवरहेड के साथ लिखा ना हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इनकर्ड की एंट्री बार बार बोल रहा हूं, यहां बनेगी ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। ये तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज हो गया ओवरहेड, हर एक इनकर्ड के लिए उस ओवरहेड को डेबिट करेंगे और जनरल लेजर क्रेडिट होगी। और तीसरा सेलिंग ओवरहेड, जो बच्चों सेलिंग ओवरहेड्स है ना इनको हम चार्ज करते हैं सोल्ड यूनिट पर, जिन यूनिट को बेच रहे हो, इसलिए इसकी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। बच्चों अभी ना आपको बिल्कुल कम समझ आ रहा होगा, क्योंकि रीजन क्या है कि जब तक बच्चा वो लेजर वाला क्वेश्चन नहीं कर लेता उसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे हमें ध्यान रहेगा। लेकिन आपने बच्चों याद रखना है, यहाँ ओवरहेड इनकर्ड होगा तो ओवरहेड कंट्रोल टू जनरल लेजर। जब मैं लेजर कराऊंगा तो बार बार रिपीट करूंगा इन बातों को ताकि समझा सकूं कि क्या है। एक्चुअल में हमारे यहाँ प्रोसेस पता है कैसे चलती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड कर दो, आपके पास ग्रोस वर्क कॉस्ट आ जाएगी। उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस होता है, तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है। मतलब मैं नॉर्मल फॉर्मेट बता रहा हूँ कॉस्ट शीट का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं यूं ही तो करूंगा ना कि जो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करूंगा, क्लोजिंग। तो आप कहोगे सर वो तो आप अमाउंट ऐड लेस कर रहे हो, अमाउंट निकलेगा कहाँ से? तो अगर आप मुझे ये बता दो कि फैक्ट्री कॉस्ट जो यूनिट फिनिश्ड बन गई है उसकी कितनी है, तो बाकी वर्क इन प्रोग्रेस की है।
तो वहां अमाउंट दे रखा होता है, यहाँ ये बता देगा कि कितनी कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रही है, तो रिमेनिंग ऑटोमेटिकली बैलेंस रह जाएगा। इसलिए प्रॉपर वे में ना पहले खर्चों को चार्ज करना जरूरी होता है। अब जैसे मटेरियल आपने चार्ज कर दिया वर्क इन प्रोग्रेस में, डायरेक्ट वेजेस चार्ज कर दी, फैक्ट्री ओवरहेड जो ये बताएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये क्लोजिंग बैलेंस बता देगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग बैलेंस को घटा देंगे, जिसको एक तरह से आप सेमी फिनिश गुड्स की कॉस्ट कहेंगे, जो अभी हमारी फिनिश में कन्वर्ट नहीं हुई, तो रिमेनिंग किसकी कॉस्ट आएगी, जो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी बच्चों इसमें ना उसके बाद होती है ट्रांसफर एंट्री, वो ना लिटिल बिट टफ होती है ट्रांसफर एंट्री। तो एक बार मैं उसको यहाँ स्किप कर रहा हूँ, इन द सेंस जगह छोड़ रहा हूँ, अभी बताऊंगा। एक आधा क्वेश्चन करवा दो बच्चों, ताकि समझ आ जाए पहले थोड़ा बहुत। अभी जितना समझाया है सिर्फ उसी को देखना। एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन 1, the following transaction have been extracted from the books of a company. You are required to make journal entries in the cost journal assuming a system of control account. Purchase of raw material, बच्चों याद रखना है कि जैसे कैरीज इनवर्ड है, ये है कैरीज ऑन परचेज। हम यहाँ पर इसकी एंट्री बिल्कुल रॉ मटेरियल की तरह करते हैं, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट ही बनाते, क्योंकि उसी के आने का तो किराया है। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे ना, तो इसको ट्रेडिंग में लिखा करते थे, क्योंकि आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। आपका काम थोड़ा है कि उनकी कॉस्ट करना है, यहाँ पर तो हमें कॉस्ट का वैल्यूएशन करना है। तो आप समझो कि कैरीज इनवर्ड हमेशा मटेरियल की कॉस्ट का क्या बनता है, पार्ट। तो हम इसको क्या करते हैं, मटेरियल की तरह ही ट्रीट करते हैं, जो कैरीज ऑन परचेसिस लगा है। फिर डायरेक्ट मटेरियल इशूड, इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर और सरप्लस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब्स। तो एक बार मैं जर्नल करता हूँ, हमें नरेशन की जरूरत नहीं है, हम उसके बिना करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन आया है तो उन्होंने लिख रखा है ऑलरेडी कि नरेशन शुड नॉट बी मेंशन, कि नहीं की जानी चाहिए आपको क्वेश्चन में, सिंपली कर दो। तो अभी वैसे ही करेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा है, तो करते हैं एंट्री। पहली एंट्री बच्चों परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैं लिखूंगा स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। $8 लाख, ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड, दूसरी एंट्री होगी बच्चों कैरीज इनवर्ड, सेम एंट्री, यही यही, क्योंकि हम उसको मटेरियल की तरह ही ट्रीट करते हैं, 40,000। इसके बाद बच्चों देखो, इन्होंने कहा है डायरेक्ट मटेरियल इशूड, जब भी मटेरियल जाएगा यहां से स्टोर से, तो स्टोर लेजर ने क्रेडिट होना है। डेबिट कौन होगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। तो एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद फोर्थ नंबर पे बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल इशू। अगर इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ ना कह रखा हो ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड मानते हैं। वैसे मैंने एंट्री लिखवाई है रिस्पेक्टिव ओवरहेड, क्योंकि कई बार इसने बता रखा होगा कि इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफिस में इशूड हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट में इशू हुआ है, तो फिर उनके ओवरहेड को डेबिट करेंगे। अगर कुछ नहीं कह रखा तो फैक्ट्री में माना जाता है, तो वहां पर हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल आपके पास से जब कभी भी जाएगा स्टोर लेजर ने क्रेडिट होना है। अमाउंट है बच्चों 1,50,000। इसके बाद हमें कहता है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल ना सप्लायर को वापसी किया है। मटेरियल लेने की ये पहली एंट्री की है, वापसी की रिवर्स एंट्री होगी। अगर आप सप्लायर को वापसी करेंगे, जर्नल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इससे नेक्स्ट है बच्चों सरप्लस मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब्स। आप याद रखना बच्चों, जब जॉब से मटेरियल वापसी आता है ना,
जब कभी भी आप जॉब पे इशू करने की एंट्री करते हैं, क्या आप कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल, तो वहां से अगर गोदाम में वापस आएगा तो स्टोर लेजर ने तो डेबिट होना है, क्योंकि गोदाम में तो मटेरियल आया है। कहाँ से आया है? आप कहोगे जॉब से, जो इशू कर रखा था, तो उसके लिए जो आपने एंट्री कर रखी थी इशू करने की, ये थर्ड वाली, तो इसका रिवर्स कर दो। तो वही कर रहे हैं बच्चों, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, इस तरह से ये एंट्री होती है। अभी मैं जब लेजर करूंगा ना, और अच्छे से बात क्लियर आ जाएगी, क्योंकि वहां तो बच्चे का फिर ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, हर चीज का रीजन पता लग रहा होता है। अभी जितनी एंट्री बताई है उसके हिसाब से आप आराम से देखो, कोई भी एंट्री जो ना समझ आ रही हो पूछ सकते हो कि सर ये वाली एंट्री बता दो, अदरवाइज फिर मैं एक बार सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी बच्चों ये जर्नल का ही है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू मेक जर्नल एंट्री इन कॉस्ट जर्नल एज्यूमिंग ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल अकाउंट। तो सुनना बच्चों क्या क्या है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरीज इनवर्ड, जैसे पिछले में किया था, डायरेक्ट मटेरियल इशूड, प्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव, इसको डायरेक्ट माना जाएगा, ये इनडायरेक्ट। तो वेजेस इनकर्ड करने की पहले एंट्री होगी, पेड है, तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एब्जॉर्ब करने की एंट्री होगी, तो वो भी बता दूंगा। वर्क ओवरहेड इनकर्ड, कोई भी खर्चा इनकर्ड किया हो। मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर का मतलब बच्चों इनडायरेक्ट मटेरियल, और रिपेयर का खर्चा फैक्ट्री का माना जाता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, कोई भी खर्चा अगर आपने पे किया है तो उसकी एंट्री। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, अभी ना ट्रांसफर एंट्री समझाऊंगा, ये आपको 9th एंट्री उसके साथ ही समझ आ जाएगी कैसे है। एक बार देखो बच्चों करते हैं। तो देखो बच्चों एक बार, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड, कैरीज इनवर्ड, सेम एंट्री बच्चों, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 2000। इसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल इशूड। बच्चों जब डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं ना, तो आपका वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होता है, वो सारे डायरेक्ट खर्चों के लिए उसी ने डेबिट होना है। और क्रेडिट कौन होगा? आप कहोगे मटेरियल इशू कर रहे हैं, स्टोर से मटेरियल कम हो रहा है, तो स्टोर लेजर को क्रेडिट करो, तो वही करते हैं बच्चों हम। टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,50,000। इसके बाद फोर्थ, हमें कहता है प्रोडक्टिव वेजेस पेड। बच्चों आपने पता है क्या याद रखना है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दोनों को टोटल कर लो, तो हम यहाँ लिख देंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये इनकर्ड करने की एंट्री, क्योंकि वेजेस चाहे आप प्रोडक्टिव पे करो या अनप्रोडक्टिव, पहली एंट्री तो कॉमन होनी है और एक ही अकाउंट खोलना है उसके लिए, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारी है 2,20,000, 175 प्लस 45। अब इसमें से जो प्रोडक्टिव है ना, क्योंकि ये फोर्थ की ही आप एंट्री कर रहे हो, तो जो प्रोडक्टिव है उसको तो आप चार्ज कर दो डायरेक्ट की तरह, और जो अनप्रोडक्टिव है उसको फैक्ट्री ओवरहेड की तरह। तो एंट्री करेंगे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। $1,75,000, 45,000 और टोटल 2,20,000, ऐसे करेंगे।
अब इसके बाद बच्चों समझ गए ना, डायरेक्ट वेजेस जो हैं वो तो वर्क इन प्रोग्रेस में चार्ज होंगी, और जो इनडायरेक्ट हैं उसको हम बिना कहे किस में मानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में। आप वर्क ओवरहेड वर्ड लिख सकते हैं, वो एक ही नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, वर्क ओवरहेड बोलो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोलो, वो तो बच्चों साइनोनियम्स है। मतलब हम उसको फैक्ट्री का खर्चा मानते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस को। कुछ नहीं कह रखा तो, अगर वो स्पेशली कह रखा है कि ऑफिस के लिए है तो फिर ऑफिस ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो सेलिंग ओवरहेड। अभी देखो बच्चों, वर्क ओवरहेड इनकर्ड, जिसको फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड बोलते हैं, क्योंकि आप फैक्ट्री ओवरहेड लिख रहे हो तो वही नाम रहने दो। तो एंट्री पता क्या होगी बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बच्चों अगर हम यहां बात करें तो वर्क ओवरहेड इनकर्ड किए हमने 250। कोई भी ओवरहेड इनकर्ड करोगे उस ओवरहेड ने तो डेबिट ही होना है, खर्चा है। क्रेडिट क्या होगा, आप कहोगे पे किया है बैंक किया कैश, तो उसकी जगह क्या वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ, सेल्फ बैलेंसिंग के लिए होता है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे बच्चों 6, मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री में इशू हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि आपको लिख रखा है कि मटेरियल इशू हुआ है रिपेयर के लिए, तो इनडायरेक्ट मटेरियल ही तो हुआ 2500। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस पेड, कोई भी खर्चा आप पे करो उस ओवरहेड को आप डेबिट करेंगे, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 7500। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, एंट्री क्या करेंगे सुनना, ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऑफिस ओवरहेड इनकर्ड करने की एंट्री होगी, मतलब पे करने की। अब इसके बाद बच्चों इसने बोला है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स। अभी ना बच्चों मैं आपको ट्रांसफर एंट्री कराऊंगा, लेजर बनवाता हूं फिर उसमें ट्रांसफर एंट्री की बात समझ आएगी। अभी आप ये समझो कि वर्क इन प्रोग्रेस से हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट फिनिश गुड्स की ट्रांसफर कर देते हैं फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, क्योंकि ताकि उसमें वही बैलेंस बच जाए जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का है। तो हमारी एंट्री होती है फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स की है। अभी ना बच्चों मैं सारी आपको ट्रांसफर एंट्री समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएंगी, लेकिन बिना लेजर बनाए वो समझ पाना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्लोजिंग करनी तभी तो आएगी ना जब लेजर बना हुआ है, वो टोटल किए बैठा है तो उसको समझ आता है अच्छा ये टोटल ऐसे यहाँ ट्रांसफर होता है, उसी को ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। अब देखो बच्चों थर्ड करते हैं, पास्ट जर्नल एंट्री इन द कॉस्ट बुक्स मेंटेन ऑन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर द फॉलोइंग इशू ऑफ मटेरियल। बच्चों जो एंट्री पूछी है सिर्फ वही करनी है। तो इशू ऑफ मटेरियल की अगर हमसे एंट्री पूछता है तो हमें पता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, और डायरेक्ट है तो वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट है तो आपके फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होंगे। सेकंड नंबर पे कहा है एलोकेशन ऑफ वेजेस। बच्चों डायरेक्ट वेजेस वही वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड, ये समझाता हूं बच्चों पहले अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का कैसे रहता है। बच्चों हम ना कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो बहुत बार जितना इनकर्ड किया है और जो एब्जॉर्ब हुआ है उसमें डिफरेंस मिलता है। तो उस केस में उस अंडर और ओवर एब्जॉर्ब का हमने करना कैसे है वो समझना।
देखो बच्चों, पहले तो आप ऐसे समझो कि मान लो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स या कोई भी ओवरहेड्स मान लो अंडर एब्जॉर्ब्ड है, हमें पता कैसे लगेगा कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है? वैसे तो उसका लेजर अकाउंट बना होगा तो उसका बैलेंस बच जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार सीधे सीधे एंट्री से समझते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। बच्चों, कोई भी ओवरहेड आप इनकर्ड करोगे ना, उसकी एंट्री होती है ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बैंक की जगह क्या आ जाता है? जर्नल लेजर। ये आपने एंट्री कर दी, ये आपका हो गया फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, जितना आपका खर्च हुआ है। एक बार मान लेते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, क्योंकि जनरली हम लेजर बनाकर चलते हैं इनके। एक बार मान लेता हूं यहाँ अमाउंट है 1 लाख, और बच्चों जो एब्जॉर्ब हुए वो 95,000 वेजिस के परसेंटेज में थे। जो भी बेस था उन्होंने हमें एब्जॉर्ब करने के लिए कहा। फैक्ट्री ओवरहेड ना एब्जॉर्ब होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पे, तो हमारी एंट्री बनी वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। उन्होंने 95,000 दे रखी है। अब एक बात सुनना बच्चों, एक खर्चा हुआ तो 1 लाख है, एब्जॉर्ब हुआ 95,000, हमने लिख दिए यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो अगर ये डेबिट 1 लाख हुआ है, क्रेडिट 95,000 हुआ है, तो 5,000 इसका डेबिट बैलेंस हो गया, जिसको आप अंडर एब्जॉर्ब कह सकते हो कि खर्चा हो तो चुका है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब। तो बच्चों डेबिट बैलेंस है, आपको इसको राइट ऑफ करना है तो इसको क्रेडिट करना है। एंट्री पता है क्या होगी? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। आप ऐसे लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा अंडर एब्जॉर्ब का। मतलब यही है कि इनकर्ड खर्चा ज्यादा हुआ है, एब्जॉर्ब कम हुआ है, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम। डेबिट बैलेंस है तो राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे। यही बच्चों रिवर्स होता, अगर ये मान लो 1,05,000 होता तो आपने ये 5,000 कर दिया ना, ये मान लेता हूं इवन 1,10,000 होता तो आप कहते हैं कि ये तो क्रेडिट ज्यादा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, तो अब आपका क्रेडिट बैलेंस हो गया तो आप इसको डेबिट करते, तो एंट्री होती फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। मतलब एक तरह से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब लॉस, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट होगा, और ओवर एब्जॉर्ब का मतलब आपने खर्चा ज्यादा कर रखा है तो उसको घटाना है तो प्रॉफिट, कॉस्टिंग पी एंड एल क्रेडिट होगा। अगर इस क्वेश्चन में मैं देखूं बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब है, एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब है, एंट्री होगी कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एक बार करके दिखाता हूं, ध्यान देना। तो बच्चों अगर हम फर्स्ट एंट्री देखें, इशू ऑफ मटेरियल्स, तो हमने एंट्री कर दी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इनडायरेक्ट के लिए मैं वर्क ओवरहेड लिख रहा हूं, कुछ भी लिखो आप बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। $550, $150 और टोटल 7 लाख। सेकंड बच्चों, आपको वेजिस चार्ज करने के लिए कही है, डायरेक्ट तो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट तो वर्क ओवरहेड। टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट। अगर हम इसमें बात करें तो 2,40,000, 2,40,000। अब बच्चों तीसरे नंबर पे उसने एक तो बोला है फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब है,
मतलब आपने उसको क्रेडिट ज्यादा कर रखा है, तो अब आप डेबिट करो। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। ये बच्चों अगर मैं यहां बात करूं, हमारा अमाउंट है 20,000 और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अंडर अब्जॉर्ब है, तो एंट्री होगी बच्चों कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको राइट ऑफ करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट है बच्चों 10,000। ये हो गया हमारा। अब बच्चों एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखो। हमें कहता है द फॉलोइंग इज ए समरी ऑफ रिजल्ट इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। तो इन्होंने आपसे कहा है मटेरियल कोड 1 200 फिजिकल यूनिट जब चेक की, स्टोर लेजर कहती है 205, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपए, नॉर्मल श्रिंकेज रिजल्टिंग फ्रॉम स्टोरेज एंड मटेरियल इशू, prepare journal entry where necessary to record the adjustment in cost ledger and state how you would adjust the accounts where necessary in the subsidiary stores ledger। तो बच्चों हमें जर्नल करके बताना है, एक बार आप देखो कैसे होगी इनकी जर्नल। अब सबसे पहले वाले में 5 यूनिट आपकी कम है फिजिकल में, पता लगा नॉर्मल श्रिंकेज, नॉर्मल लॉस है, कोस्ट आप इसको कैसे चार्ज करेंगे, सीधा वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट बढ़ानी है और स्टोर लेजर को कम करना है 5 यूनिट, 2 रुपए की एक यूनिट है, तो आप कहोगे 5 इंटू 2 10 रुपीज। एंट्री करेंगे बच्चों। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और स्टोर में 205 यूनिट हैं जबकि फिजिकली पता लगा 200 यूनिट है, तो 5 यूनिट वहां से कम करनी है, 2 रुपए की एक यूनिट है, तो टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आपके टोटल 10 रुपीज। ये हो गई बच्चों पहली। सेकेंड नंबर पे देखते हैं, फिजिकल बैलेंस 60, स्टोर लेजर भी 60 दे रही है, 3 रुपए की एक यूनिट है, लेकिन कहता है मटेरियल इज नाउ ऑब्सोलीट एंड टोटल क्वांटिटी हैज सिंस बीन सोल्ड, और हमने बेच भी दी। अब 180 की बनती है 60 इंटू 3, और 180 का मटेरियल स्टोर लेजर के अकॉर्डिंग आप 100 में बेच रहे हो, तो 80 रुपीज का नुकसान हो गया बच्चों। और ऑब्सोलीट होने का मतलब लापरवाही, ध्यान क्यों नहीं रखा कि वो ऑब्सोलीट हो गया, तो आप उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पी एंड एल में लॉस को, तो आपकी एंट्री पता है क्या होगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको जो 100 रुपीज मिल रहे हैं वो आएंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बाकी के कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यहां बात करें तो 180 और टोटल 180, ये हो गई बच्चों। थर्ड वन देखो, फिजिकल बैलेंस 500 है, स्टोर लेजर कहती है 550, 50 यूनिट कम है, 1 रुपए की एक यूनिट है, शॉर्टेज इज ड्यू टू थेफ्ट, तो 50 इंटू 1 50 रुपए का बच्चों एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब देखो बच्चों फोर्थ पॉइंट, फिजिकल बैलेंस 550, स्टोर लेजर कहती है 400, ज्यादा है बच्चों 150 यूनिट, एक यूनिट 2 रुपए की है, एक तो कहते हैं रिसीट्स ऑफ 100 यूनिट्स वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टोर लेजर, 100 यूनिट खरीदी थी लिखी नहीं, तो खरीदने वाली एंट्री कर दो। द बैलेंस इज टू एरर इन इशूइंग फॉर स्टोर्स, और जो 50 यूनिट हैं वो आपने इशूइंग में गलती कर रखी है, मतलब ज्यादा से इशूड दिखा रखा है, इशू कम की होगी, क्योंकि बड़े बड़े यूनिट बढ़ नहीं सकती बच्चों अपने आप, तो आपको 2 एंट्री करनी है, एक तो जो आपने रिसीट की एंट्री कर नहीं रखी, और दूसरा जो आपने इशूड की एंट्री ज्यादा से कर रखी है उसका रिवर्सल। इशू की एंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर टू स्टोर लेजर, तो उसका रिवर्स कर देंगे, तो ऐसे इकट्ठी भी एंट्री कर सकते हो बच्चों आप।
सबसे पहले तो आप परचेज की एंट्री करो, तो हम कहेंगे स्टोर लेजर्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बच्चों 200 रुपीज। और सेकेंड एंट्री होगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इशू में गलती कर रखी है, ज्यादा यूनिट इशूड दिखा रखी है जबकि हुई कम है, तो रिवर्सल करनी पड़ेगी टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। 50 इंटू 200, ये हो गया बच्चों। इसके जस्ट आगे 600 यूनिट फिजिकल बैलेंस, और स्टोर लेजर कहती है 640, 40 यूनिट कम है, 3 रुपए की एक यूनिट है। डिस्क्रिपियंसी जो डिफरेंस है इज ड्यू टू केयरलेसनेस इन स्टॉक टेकिंग। अभी फिजिकल जिन्होंने चेक किया है उन्होंने सही से चेक ही नहीं किया, तो जब तक वो दोबारा से चेक नहीं हो जाता, आपको एक्चुअल में नहीं डिस्क्रिपियंसी पता लगती, तब तक अभी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि गिनने में ही अभी लापरवाही है। जब तक फिजिकल काउंटिंग सही से नहीं होगी तब तक डिफरेंस कैसे पता लगेगा, वो तो रफ हो गया। तो बच्चों ये हो गई हमारी। तो फिफ्थ क्वेश्चन जिसमें लेजर बन गई, और यहाँ पर एक खास बात है क्या, कि जो हमारे अंडर और ओवर एब्जॉर्ब है ना ओवरहेड, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि शुरू में ही ओवरहेड के बैलेंस दे रखे हैं। दूसरी खास बात क्या है कि जैसे ऑफिस का खर्चा है ना, वो हमें बता रखा है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू सेल्स, तो वैसे हमें ऑफिस ओवरहेड को चार्ज करना होता है फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। इसके केस में हमें चार्ज करना होगा, अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो वर्क इन प्रोग्रेस में, रिलेटेड टू सेल्स है तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर एंट्री सब कुछ आ जाएगा इसमें, क्योंकि हमें बाद में ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, प्रॉफिट भी निकालना है, हर चीज समझ जाओगे आप क्वेश्चन के थ्रू। तो एक बार पहले फिफ्थ देख लो। एक्मे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ओपन से कोस्टिंग रिकॉर्ड्स with the balances as on 1st July 2012 as follows। तो इन्होंने ना बच्चों आपको बैलेंस दे रखे हैं शुरू के ओपनिंग। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, उन्होंने नाम वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इसका मतलब क्या है, इन ओवरहेड के आपके पास बैलेंस है, पिछले पीरियड में ये आपके अंडर या ओवर एब्जॉर्ब रहे होंगे, तो आपने उनको कॉस्टिंग पी&एल में डालने की बजाय उनके बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो वो हम अभी भी वही करेंगे क्योंकि जो इनकी पॉलिसी है। और कोस्ट लेजर वही जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम है, तो ये सेल्फ बैलेंसिंग के लिए होता है। तो जिनके डेबिट बैलेंस है उनके डेबिट में टू बैलेंस भी डी लिखते हैं, जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनके क्रेडिट में लिख देंगे बच्चों बाय बैलेंस बी डी। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता है वैसे करेंगे। कहता है मेकअप द वेरियस अकाउंट एज यू इनविसेज इन द कोस्ट लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 30 सितंबर। मतलब एक क्वार्टर है जुलाई से सितंबर, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले नेसेसरी लेजर बना लेते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी बना दूंगा, आपको सब समझ आएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें ना बड़े सारे अकाउंट बनेंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप ये समझो कि हम इसमें एल एफ ऐसे कॉलम नहीं बनाएंगे, नॉर्मल वे में अकाउंट्स बड़ी जल्दी बन जाता है। देखो शुरू से करते हैं बच्चों। शुरू जिनके डेबिट बैलेंस है उनके यहाँ टू बैलेंस बीडी 1,24,000, 62,500,
अब देखो बच्चों, एक बार शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल परचेज एंट्री होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। चाहे आप स्टोर लेजर लिखते तो स्टोर लेजर कंट्रोल, टू जर्नल लेजर, इसमें यहाँ कोस्ट लेजर है, टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो लिख देते हैं बच्चों, ये हमारा अमाउंट है 4,80,100, हमने लिख दिया टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। साथ के साथ जो हमारी कोस्ट लेजर है बच्चों, उसके क्रेडिट में लिखेंगे बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद बच्चों मटेरियल इशू टू जॉब, अगर हम मटेरियल इशू करेंगे तो आपकी स्टोर लेजर तो क्रेडिट होगी, तो हमने लिखा यहां। अगर आपने मटेरियल इशू किया है जॉब्स पे तो मतलब वो डायरेक्ट मटेरियल है। एंट्री बनती है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो इसके तो क्रेडिट में लिखो क्योंकि स्टोर से मटेरियल जा रहा है, और जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट है इसके डेबिट में लिखो टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद बच्चों मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, मैंने बताया था ना कि ये बता देगा। अभी ये इनडायरेक्ट मटेरियल तीनों है। जितना आपका वर्क मेंटेनेंस के लिए जा रहा है मतलब आपके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड, जितना आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जितना सेलिंग के लिए जा रहा है सेलिंग ओवरहेड। एंट्री एक तरह से ऐसे बनेगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि यहाँ स्टोर लेजर की जगह क्या है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। तो लिखते हैं इन सब में बच्चों, जैसे अब आपका प्रोडक्शन ओवरहेड है इसमें आ रहा है तो टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। हमने लिख दिया बच्चों 41,200, 3,400, 7,200, और इनके डेबिट में अमाउंट लिख चुके हैं हम। अब इसके बाद वेजिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बच्चों वेजिस के लिए पहले आप वेजिस कंट्रोल अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि पहले इनकर्ड करने की एंट्री होगी फिर ही एब्जॉर्ब होगा। तो पहले इन दोनों का टोटल कर लो। इनकर्ड करने की एंट्री होती है वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसके लिए यहाँ कोस्ट लेजर है। तो लिख दो फिर टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इन दोनों का टोटल कर लो आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं कहूंगा 1,49,300 और 65,000। तो बच्चों 2,14,300 साथ के साथ कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में बाय। इसके बाद बच्चों जो डायरेक्ट वेजिस है ना, वो तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट से वर्क इन प्रोग्रेस पे चार्ज करो, और जो इनडायरेक्ट वेजिस है वो यहां से चार्ज करो। कुछ और कह नहीं रखा तो फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। साथ के साथ ये अकाउंट बंद भी हो गया ना बच्चों आपके, इसके तो जो भी थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजिस वो सारी चार्ज हो गई। 1,49,300, 65,000। साथ के साथ बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस और प्रोडक्शन ओवरहेड के डेबिट में लिख दो टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद बच्चों हमें कहता है ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए, तो मटेरियल बच्चों कोई भी आए आपने सिंपली समझना है वो जाएगा स्टोर लेजर में। कितना है 8,400, तो लिख देते हैं स्टोर लेजर में, क्योंकि वो मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा। तो यहां लिख देंगे टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसको कैरीज इनवर्ड कह सकते हो बच्चों, 8,400। साथ के साथ
कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट में बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड। बच्चों कोई भी ओवरहेड इनकर्ड करने की एंट्री होती है, उस ओवरहेड को तो करो डेबिट और जनरल लेजर को करो क्रेडिट, मतलब कोस्ट लेजर यहां के लिए कितना है हमारा 2,42,250। साथ के साथ कोस्ट लेजर के क्रेडिट में बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। इससे नेक्स्ट एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब करने हैं, पता है कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड? कहाँ? वर्क इन प्रोग्रेस में, तो हम एब्जॉर्ब कर देंगे 3,59,100, क्योंकि फैक्ट्री तक के सारे खर्चे वहीं चार्ज होंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। और उसके डेबिट में टू फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको प्रोडक्शन ओवरहेड कह लो, वो वर्क इन प्रोग्रेस में यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होते और फैक्ट्री ओवरहेड, यही चीजें तो आती हैं, जितने भी इस पे चार्ज कर रखे हैं एब्जॉर्ब कर रखे हैं, तो वो उसने हमें बता रखा है 3,59,100। अब इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कोई भी खर्चा बच्चों आप इनकर्ड करोगे तो एक बात तो कंफर्म है कि उस ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट आप डेबिट करोगे इनकर्ड करती बार। तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड किया है तो लिख दिया टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो ये अमाउंट है हमारा 74,000। साथ के साथ कोस्ट लेजर के क्रेडिट में लिख देंगे बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब इसको एब्जॉर्ब कैसे कह रखा है सुनना। हमें कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेशन टू प्रोडक्शन, एलोकेशन टू सेल। जो प्रोडक्शन पे चार्ज होने हैं वो तो जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस में, जो सेल्स में चार्ज होने हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। तो मैं बनाता हूं एक ना बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट और बना रहा हूं। अभी कॉस्टिंग P&L और बनेगा जब सेल होगी। तो अभी ये कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए आ रहा है, जो ऑफिस ओवरहेड मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज टू सेल्स कहे हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में ही आएंगे। उसका मतलब होता है वो सोल्ड यूनिट्स पर आप चार्ज कर रहे हैं। तो हमने लिखा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, उसमें चार्ज होने हैं 52,900। इसके अलावा सेल्स पे चार्ज होने हैं तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 14,008। साथ के साथ इनके डेबिट में लिखा। तो पहले हमने वर्क इन प्रोग्रेस लेजर के डेबिट में लिखा टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल। नहीं तो उसकी ओवरहेड यहाँ आते नहीं है, वो तो क्वेश्चन में रिलेटेड टू प्रोडक्शन कह रखा है तो आ रहे हैं, नहीं तो वो जाते हैं फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। और जो सेल से रिलेटेड है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 14,800। इसके बाद बच्चों सेल्स ओवरहेड, सेलिंग का जो खर्चा है ना, हमारी एंट्री होगी इनकर्ड करने की टू कोस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 64,200। साथ के साथ इसके क्रेडिट में बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 64,200। उसके बाद सेल्स ओवरहेड एब्जॉर्ब। बच्चों सेल ओवरहेड कहाँ एब्जॉर्ब होंगे? आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। तो अभी कर देते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है अगर हम देखें, बच्चों ये अमाउंट है 82,000। साथ के साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में लिख दो टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट
इसके बाद है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। बच्चों जब आप फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ना, मतलब एक तरह से जो कंप्लीट हुई है यूनिट, तो उसकी कॉस्ट को आप एक तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। कहाँ से? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स। इसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड, जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड वर्क कुछ भी कह सकते हैं, तो हम यहाँ करेंगे। एक बार मैंने लिखा बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश्ड स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट 9,58,400। साथ के साथ बच्चों फिनिश गुड्स की, इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। कोई पूछे क्या होती है, आप कहोगे फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड। एक तरह से कंप्लीटेड गुड्स की फैक्ट्री कॉस्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद फिनिश गुड्स सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है यहां से कॉस्ट ट्रांसफर होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, क्योंकि आप यहां से सोल्ड यूनिट्स की जो बेच रहे हो उनकी यूनिट्स की कॉस्ट को ट्रांसफर कर देते हो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के डेबिट में टू फिनिश्ड गुड्स। बस बच्चों अब सेल हुई है। अब मेरे से कोई पूछे सेल की एंट्री क्या होती है, मैं कहूंगा वो तो बड़ी सिंपल है। पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, आप कहोगे बैंक तो खोला ही नहीं है, तो मैं कहूंगा उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी नाम बोलो। और क्रेडिट, क्रेडिट होगा बच्चों कॉस्टिंग पी एंड एल, क्योंकि अभी ये पूरी कॉस्ट कॉस्टिंग पी एंड एल में जाएगी, उसी का काम प्रॉफिट लॉस बताना है। बस उसके बाद बच्चों हम लोग सिर्फ अकाउंट बंद करेंगे, कोई रह जाएगा अकाउंट तो बात अलग है, सारा कुछ उसने करवा लिया, सेल की एंट्री बता दी, प्रॉफिट निकल आएगा। तो सेल आपकी होगी बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 14,43,000। साथ के साथ बच्चों कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसके डेबिट में लिखेंगे टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट सेल्स। अब आपका काम पता है क्या रह गया है, ये सब हो गया, आपका काम है सिर्फ अब अकाउंट्स क्लोज करना। तो हमने शुरुआत की सबसे पहले अकाउंट से, जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट है। तो बच्चों इनके अब बैलेंस आएंगे, तो हमने डेबिट का टोटल कर लिया 6,12,500। इसमें से इसको घटाया बैलेंस, इसको एक तरह से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कह सकते हैं। ये बैलेंस आ रहा है बच्चों 83,300। पहली चीज आ गई। अभी इनसे मैं ट्रायल बैलेंस भी बना दूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस। इनके ये वो हैं जिनके डेबिट बैलेंस आते हैं, क्योंकि एक तरह के स्टॉक है, तो इसमें से ये घटा दो आप, तो आपका इसका बैलेंस आ जाएगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है 1,42,800। ये दूसरा बैलेंस आ गया बच्चों। अब फिनिश गुड्स पे आओ, इसमें से इसको घटाओ, तो ये आपका आ जाएगा बैलेंस 1,05,100। इसके बाद बच्चों वैसे तो इनके बैलेंस बचते ही नहीं, और कोई बैलेंस आए तो कॉस्टिंग पी एंड एल में डालते हैं, क्योंकि इनके ओपनिंग बैलेंस है। तो इसका मतलब इनकी पॉलिसी है कि ये अंडर और ओवर एब्जॉर्ब को कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों, अगले पीरियड के लिए। तो यही कर देंगे हम, बैलेंस जो आएगा अगले पीरियड के लिए ट्रांसफर कर देंगे। बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड का ना क्रेडिट टोटल ज्यादा है, तो इसमें से ये घटा आते हैं, तो ये बैलेंस आ रहा है इसका 2,250। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर मैं देखूं बच्चों, तो इसका भी क्रेडिट टोटल ज्यादा है 79,700। आप यहां लिख दो टू बैलेंस सी डी। तो ये बच्चों हमारा बैलेंस आ रहा है 2,300। मतलब ये आपके बैलेंस आ रहे हैं, इनको ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे अभी। वैसे इनके जनरली बैलेंस नहीं आते,
इसका भी क्रेडिट टोटल ज्यादा है, हमने लिख दिया, इसमें से इसको घटा देंगे, इसका बैलेंस आ रहा है 4350। और जो आपकी कॉस्ट लेजर है इसका तो क्रेडिट टोटल ही होना होता है ज्यादा, लेकिन अभी सेल की एंट्री मतलब वो प्रॉफिट की एंट्री रहती है, तो अभी रुकना पड़ेगा इसके लिए। वेजिस कंट्रोल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसके टोटल को उठाकर कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर। कॉस्ट ऑफ सेल के डेबिट में तो वहां से आपका फिनिश गुड्स वाला अमाउंट लिखना था, ये लिखना था 9,77,300, लिख देता हूं मैं 9,77,300। अब इसका टोटल करके बच्चों ट्रांसफर कर देते हैं, ये 10,74,100। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, कॉस्टिंग P&L में, बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ के साथ बच्चों कॉस्टिंग P&L के डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब इसका जो प्रॉफिट होता है ना उसको बच्चों ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्ट लेजर में, क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट भी वही है। जैसे नॉर्मली प्रॉफिट होता है ना, तो हम एंट्री करते हैं कॉस्टिंग P&L टू कैपिटल, मतलब P&L टू कैपिटल। यहाँ कैपिटल के लिए भी क्या है हमारा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये आपका नेट प्रॉफिट है एक तरह का। तो आप 14,43 में से लेस करो, ये लेस कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है नेट प्रॉफिट 3,68,900। अब बस इसको आप क्रेडिट में लिख दो कॉस्ट लेजर के, तो हमने लिख दिया बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा अमाउंट आ गया प्रॉफिट का 368,900। बस बच्चों इसका टोटल करके ये घटा देंगे, यहाँ बैलेंस आए तो बच्चों 17,65,300। इसमें से इसको घटाया तो ये हमारा बैलेंस आ गया 3,22,300, टू बैलेंस CD। इसके बाद बच्चों हम बना देंगे ट्रायल बैलेंस। थर्टियथ सितंबर 2012। तो एक बार लिखते हैं बच्चों, एक एक करके देखते हैं किसका क्या बैलेंस था। सबसे पहले बच्चों मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 83,300, वर्क इन प्रोग्रेस का डेबिट बैलेंस है 142,800 और फिनिश गुड्स लेजर का डेबिट बैलेंस है 1,05,100। ये तीनों लिख लेते हैं। मटेरियल कंट्रोल का मतलब ही बच्चों स्टोर लेजर है। इन तीनों के बच्चों डेबिट बैलेंस है हमारे, वो हैं हमारे 83,300, 142,800 और 1,05,100। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट था प्रोडक्शन ओवरहेड डेप। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 2250, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 2300, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 4350। इसके अलावा कॉस्ट लेजर का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 3,22,300 और किसी का कोई बैलेंस नहीं है, तो इन चारों के क्रेडिट बैलेंस लिख देते हैं। तो बच्चों हमने इनके बैलेंस लिखे 2250, 2300, 4350 और इसका क्रेडिट बैलेंस है 3,22,300। अब बस बच्चों दोनों साइड का हम टोटल कर देते हैं, तो टोटल मैच होना ही होना है, तभी तो आपको ठीक पता लगेगा ना कि हो गया। तो टोटल तो हमने किया इसका, ये हो गया बच्चों।